मयूर की तेज आवाज सुनकर वह डर गई और एकदम पीछे हट गई। फिर उसने पलंग पर बैठी उस लड़की को देखा जिसे आज मयूर दूसरी शादी करके लाया था, सिर्फ संतान पाने के लिए, क्योंकि 3 साल तक इलाज करवाने के बाद भी वो मां नहीं बन सकी थी। तुम बहुत पछताओगे मयूर, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। वह उसी रात घर छोड़कर चली गई थी। वह एक अनजान शहर जयपुर चली गई थी, जहां उसे कोई नहीं जानता था। लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद उसे पता चला कि वह मां बनने वाली है। फिर 9 महीने के बाद उसने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। अकेले ही दोनों बच्चों को पालने लगी। जब वह दोनों मासूम बच्चे 4 साल की उम्र में अपनी मां का एक्सीडेंट होने पर रोते हुए मदद मांगते मांगते मयूर की गाड़ी के सामने आए थे, तभी से ये कहानी सच में शुरू हुई थी। लेकिन उससे 10 साल पहले की बात थी। बुआ आंटी आपको कहा भी था कि अपनी तबीयत का ध्यान रखें। संजना उन्हें चारपाई पर लिटाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। वो थकी हुई आवाज में बोली, आपको फिर से बुखार हो गया है और अभी आप पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई थी। वह कमरे के दाई तरफ रखी मेज से दवाई उठाकर चारपाई के पास आती हुई बोली, संजना इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, फिर मैं चैन से जी सकूंगी। वह उससे बिनती भरी नजरों से देखते हुए बोली, बुआ आंटी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा। वह उन्हें दवा देते हुए बोली। बुआ आंटी ने चुपचाप दवाई खा ली। मयूर बहुत अच्छा लड़का है, अपने पापा का कारोबार संभाल रहा है और देखने में भी बहुत अच्छा है। वह उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, बुआ आंटी वो अच्छे इंसान होंगे, लेकिन मुझे ये रिश्ता सही नहीं लग रहा। आप खुद सोचिए मुझ में और उनमें कितना अंतर है। और वैसे भी अभी मुझे पढ़ाई पूरी करनी है, फिर मैं कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लूंगी। संजना तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना? वह अब उसे नाराज होकर देखने लगी। संजना उसका घर का नाम था। नहीं बुआ आंटी, इस बात में मैं आपकी नहीं मान सकती। अभी आप आराम कीजिए, मैं रसोई देख कर आती हूँ। ये कहकर वह बाहर चली गई। पीछे बुआ आंटी ने गहरी सांस ली। संजना अपनी दूसरी बुआ आंटी के साथ रहती थी। उनके अलावा उसका इस दुनिया में कोई अपना नहीं था। पिछले कुछ महीनों से बुआ आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए अब वो उसकी शादी अपनी सहेली के बेटे से करवाना चाहती थी। लेकिन संजना को ये रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो बार बार मना कर रही थी। उसकी जिंदगी भी बहुत व्यस्त थी। सुबह कॉलेज जाती, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, फिर बुआ आंटी के साथ खाना बनाती और रात में अपनी पढ़ाई करती। उसका आखिरी साल था और वह पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रही थी। उसे छात्रवृत्ति भी मिली हुई थी। आगे भी उसका यही सपना था कि नौकरी के साथ आगे पढ़ाई करे। लेकिन इंसान सोचता कुछ और है, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। आज देर क्यों हो गई संजना? वर्षा ने पूछा। वह उसकी कॉलेज की सबसे अच्छी सहेली थी। यार बुआ आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, पहले उनके लिए हल्का नाश्ता बनाया, फिर अपना काम किया, इसलिए देर हो गई। वह कुर्सी पर बैठते हुए बोली, क्या हुआ उन्हें? बुखार? अच्छा ज्यादा बीमार रहती हैं क्या? उन्हें अचानक बुखार हो जाता है, फिर 1-2 दिन के बाद खुद ही ठीक हो जाती हैं। भगवान उन्हें जल्दी ठीक करे। जरूर भगवान ठीक करेंगे और भगवान करे जल्दी ठीक भी हो जाएंगी। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो घर पहुंची, देखा कि बुआ आंटी की सहेली आई हुई थी और शायद उनका बेटा भी साथ आया था। नमस्ते। वह हॉल में आते ही बोली। गेट के अंदर छोटा सा आंगन था, उसके बाद हॉल शुरू होता था। हॉल के अंदर ही दोनों कमरे खुलते थे। वहां 3 चारपाइयां और 2 कुर्सियां रखी थी। एक कुर्सी पर मयूर बैठा था, दूसरी तरफ चारपाई पर बुआ आंटी और उनकी सहेली बैठी थी। नमस्ते बेटा, आज देर हो गई आने में। बुआ आंटी बोली। जी आंटी जी, आज बस देर से मिली थी। वो बोलते हुए उनके सामने वाली चारपाई पर बैठ गई। मयूर फोन से नजर हटाकर उसे देख रहा था, लेकिन संजना ने एक बार भी उसकी तरफ ठीक से नहीं देखा। संजना बेटा, ये मेरा बेटा मयूर है। वसुंधरा देवी मयूर की तरफ इशारा करते हुए बोली। संजना ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और हल्का सा सिर हिलाकर नजरें दूसरी तरफ फेर ली। बुआ आंटी, आपने दवाई खा ली? हाँ खा ली। वह कड़वी दवाई थी ना? हाँ। दवाई किस बात की? वसुंधरा देवी बोली। बस हल्का बुखार था। बुआ आंटी बोली। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने दुपट्टा उतारा और पलंग पर बैठ गई। एक नज़र में ही उसने मयूर के महंगे कपड़े, महंगे जूते और कीमती घड़ी देख ली थी। गर्मी की वजह से उसके माथे पर पसीना भी चमक रहा था। बुआ आंटी भी ना, पता नहीं क्यों इस रिश्ते के पीछे पड़ी हैं। वह धीरे से बड़बड़ाई। उसे लगता था कि वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और किसी हद तक ये बात सही भी थी। लेकिन ये बात बुआ आंटी और वसुंधरा देवी समझ नहीं रही थी। तुम्हें संजना कैसी लगी?
वसुंधरा देवी ने पूछा। मयूर गाड़ी चला रहा था और वो पीछे सीट पर बैठी थी। अच्छी है। वह सामने सड़क देखते हुए बोला, मुझे वह लड़की तुम्हारे लिए बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे रिश्ते की बात कर चुकी हूँ। मेरी सहेली, इससे कोई परेशानी नहीं है। मैं सोच रही हूँ अगले महीने शादी की तारीख तय कर दे। बिंदिया बुआ आंटी का नाम था, लेकिन माँ आपने कहा था अभी सिर्फ बात करेंगे, शादी नहीं। वो माथे पर हल्की सी शिकन डालते हुए बोला। वह दिल से इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अपने माता पिता की खुशी के लिए चुप था। बात तो हो चुकी है और बात के बाद शादी होती है ना। वह उसे देखते हुए बोली, माँ संजना अभी पढ़ रही है और मैं भी अभी कारोबार संभाल रहा हूँ। उसका आखिरी साल है। 4 महीने के बाद उसके पेपर खत्म हो जाएंगे, तो शादी के बारे में 4 महीने के बाद सोचते हैं। अभी सिर्फ रिश्ता तय होना काफी है। शादी 1 साल के बाद भी तो तय हो सकती है। बिल्कुल नहीं मयूर, मैं तुम्हारी शादी के लिए इतना इंतजार नहीं करूंगी। अगर तुम्हारा मन है शादी संजना की पढ़ाई पूरी होने के बाद हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन इससे ज्यादा इंतजार नहीं होगा। ठीक है माँ, अभी 5-6 महीने हैं, तब इसके बारे में बात करेंगे। बाकी का रास्ता दोनों ने चुपचाप तय किया। थोड़ी देर के बाद गाड़ी एक बड़े और सुंदर हवेली जैसे घर के सामने जाकर रुकी। वसुंधरा देवी को घर छोड़ने के बाद मयूर खुद कहीं और चला गया। बुआ आंटी, आप फिर वही बात कर रही हैं? संजना के पेपर होने में अब सिर्फ 3 महीने बाकी थे। वो किताबें खोलकर पढ़ रही थी, तभी बुआ आंटी वहां आ गई। उनकी बात सुनते ही संजना बोली, संजना, इस रिश्ते में बुराई क्या है? मेरी सहेली का बेटा है, अच्छा लड़का है, सीधा साधा है और मेहनत से कमाता है। वह थोड़ा नाराज होकर बोली, बुआ आंटी, मैं मानती हूँ कि वह आपकी सहेली का बेटा है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि हम लोगों में कितना अंतर है। वो बहुत अमीर लोग हैं और हम मध्य वर्ग के हैं। वसुंधरा देवी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बुआ आंटी बोली, ठीक है, लेकिन हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। अगर शादी के बाद हम एक साथ खुश ना रह पाए तो? अगर खुश रहे तो? किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता संजना, इसलिए मरने से पहले तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। बुआ आंटी उसकी तरफ देखते हुए बोली, संजना, अगर तुम्हें कोई और लड़का पसंद है तो मुझे बता दो। मुझे उस लड़के से कोई परेशानी नहीं होगी। मैं बस मरने से पहले तुम्हें सुरक्षित हाथों में देखना चाहती हूँ। संजना चुप हो गई। उसके मन में यही सवाल घूम रहा था, क्या सच में वो मयूर के साथ खुश और सुरक्षित रह पाएगी? लेकिन उसने ये बात दिल में ही रख ली। बुआ आंटी, आप चिंता मत कीजिए, अभी मुझे अपने पेपर पर ध्यान देना है। इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। वसुंधरा देवी मुझसे जवाब मांग रही है संजना। बुआ आंटी बोली। संजना ने गहरी सांस ली। ठीक है, आपका जो मन करे आप वही कीजिए। मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी के बाद मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी। ये कहते हुए उसका दिल भारी हो गया था, लेकिन उसके दिल की परवाह करने वाला वहां कोई नहीं था। तुम दिल से कह रही हो ना संजना? बुआ आंटी ने चिंता से पूछा। जी बुआ आंटी, शादी तो किसी न किसी से करनी है ना। फिर अगर आपकी पसंद का रिश्ता है तो उसमें बुराई क्या है? वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। बुआ आंटी खुश होकर उसे ढेरों आशीर्वाद देती हुई बाहर चली गई। उनके जाते ही संजना के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी आखिर उसका मन इस रिश्ते के लिए तैयार क्यों नहीं था। भगवान मालिक है, वह धीरे से बोली और फिर दोबारा पढ़ाई में लग गई। उधर मयूर पलंग पर बैठा ऑफिस का काम कर रहा था। तभी वसुंधरा देवी कमरे में आई। जी माँ, आप मुझे बुला लेती। वो लैपटॉप बंद करते हुए बोला, अभी अभी बिंदिया का फोन आया था। वह कह रही थी कि संजना ने शादी के लिए हाँ कर दी है, लेकिन उसकी एक शर्त है। कैसी शर्त? वह हैरानी से बोला। वह शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद ही शादी होगी। वह आगे टीचर ट्रेनिंग भी करना चाहती है। अच्छा, मयूर हल्के से बोला, तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं माँ, मुझे उससे परेशानी क्यों होगी? चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब मैं कल से शादी की तैयारियां शुरू करती हूँ। इतनी जल्दी क्यों? अभी तो काफी समय है। अरे तुम नहीं जानते, शादी की तैयारियां बहुत मुश्किल होती हैं। वह खुश होते हुए बोली और कमरे से बाहर चली गई। उनके चेहरे से खुशी साफ दिखाई दे रही थी। तभी मयूर के मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। स्क्रीन पर लतिका का नाम लिखा था और साथ में दिल वाला इमेज भी बना हुआ था। उसने गहरी सांस ली और कॉल उठाई। हेलो, कैसे हो? सामने से लतिका की प्यारी आवाज आई। ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? वह पलंग से टिककर बैठते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम परेशान लग रहे हो। वह उसकी आवाज से समझ गई थी। अभी माँ कमरे में आई थी। क्या कह रही थी आंटी? मेरी और संजना की शादी तय हो गई है। अगले 4-5 महीनों में हमारी शादी भी हो जाएगी।
कुछ पल के लिए दोनों तरफ बिल्कुल चुप्पी छा गई। और तुम उन्हें मेरे बारे में नहीं बता पाए? लतिका ने धीमी आवाज में पूछा। वो बहुत खुश लग रही थी लतिका। उसने आंखें बंद करते हुए कहा। फिर दोनों तरफ कुछ देर सन्नाटा रहा। तो तुम उनकी खुशी के लिए हमारे प्यार की कुर्बानी दोगे? लतिका की आवाज भर गई थी। मयूर चुप रहा। कुछ सेकंड के बाद कॉल कटने की आवाज आई। मयूर ने आंखें खोले बिना फोन एक तरफ रख दिया। वह जानता था इस दर्द की वजह वह खुद था। समय का काम है आगे बढ़ते रहना। वह आगे बढ़ भी जाता है, लेकिन कई बार इंसान की जिंदगी एक जगह रुक जाती है। बिल्कुल ऐसा ही मयूर को भी महसूस हो रहा था, जैसे उसकी जिंदगी वहीं ठहर गई हो, जहां से ना वो आगे बढ़ सकता था और ना पीछे लौट सकता था। संजना की हालत भी अलग नहीं थी। उसके मन में बस यही डर था कि अगर दोनों के बीच समझ ना बन पाई तो क्या होगा। आज उसका आखिरी पेपर था। वे और वर्षा बातें करते हुए स्कूल से बाहर निकली। सामने ही वर्षा का भाई धनराज गाड़ी से टिककर खड़ा था। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। धनराज भैया आ गए हैं, अपना बहुत ख्याल रखना। वर्षा उसे गले लगाते हुए बोली। तुम भी अपना ध्यान रखना और मेरी शादी में जरूर आना। संजना मुस्कुराकर बोली। भगवान ने चाहा तो जरूर आऊंगी। वर्षा हाथ हिलाते हुए वहां से चली गई। उनके जाने के बाद वह भी बस में बैठकर चली गई। आज उसकी कॉलेज की जिंदगी खत्म हुई थी। अब असली जिंदगी शुरू होने वाली थी, जिसके लिए वह खुद को बिल्कुल तैयार नहीं मान रही थी। उधर मयूर आज अपनी माँ वसुंधरा देवी के साथ खरीदारी पर जाने वाला था। ये भी वसुंधरा देवी की जिद पर हो रहा था। शादी में अब सिर्फ 2 हफ्ते बाकी थे। अब दुल्हन की खरीदारी की बारी थी। वह लाउंज में आया तो वहां लतिका को बैठा देखकर चौंक गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने हैरानी से पूछा। आंटी की खरीदारी में मदद करूंगी, वो मुस्कुराकर बोली। उसकी शिकायत भरी आंखें देखकर मयूर ने नजरें फेर ली। अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारे आने से मेरी बहुत मदद हो जाएगी। वसुंधरा देवी खुश होकर बोली। लतिका उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपा दर्द सिर्फ वही जानती थी। चलो चलें, वसुंधरा देवी उठते हुए बोली। जी माँ, मयूर धीमी आवाज में बोला। वसुंधरा देवी आगे बढ़ गई। लतिका भी जाने लगी। तभी मयूर ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। ये क्या कर रही हो तुम? उसने दर्द भरी आवाज में पूछा। अपने बेवफा प्यार की शादी की तैयारी। वह उसकी तरफ देखकर अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। ऐसा क्यों कर रही हो? उसके स्वर में तकलीफ साफ थी। मैं क्या कर रही हूँ? वह सवाल भारी नजरों से उसे देखने लगी। ये सब मत करो, खुद को भी तकलीफ दे रही हो और मुझे भी, उसने धीमे स्वर में कहा। लतिका फिर मुस्कुराई। दुख क्यों दूल्हे राजा? आपको तो खुश होना चाहिए। 2 हफ्ते के बाद आपकी शादी है। उसके शब्दों में दर्द साफ महसूस हो रहा था। इन बातों को छोड़ो, खरीदारी के लिए देर हो रही है। आंटी इंतजार कर रही होंगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। मयूर भी गहरी सांस लेकर उसके पीछे बढ़ गया। उसने प्यार तो किया था, लेकिन उसे निभा नहीं पाया था। आखिरकार आज वह दिन भी आ गया था जब उनकी शादी होने वाली थी। संजना अपने कमरे में तैयार हो रही थी। वर्षा उसकी मदद कर रही थी। संजना तुम खुश हो ना? उसे चुप देखकर वर्षा बोली। हाँ, फिर इतनी चुप क्यों हो? मैं तो वैसे भी कम बोलती हूँ, वो आईने में खुद को देखते हुए बोली। उसने गुलाबी रंग का भारी लहंगा पहना हुआ था। उसके साथ सुंदर गहने और हल्का दुल्हन वाला श्रृंगार किया गया था। वो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी से ज्यादा चिंता दिखाई दे रही थी। तुम मुझे परेशान लग रही हो, वर्षा बोली। मुझे बुआ आंटी की चिंता हो रही है। मेरे जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक रहूंगी। तभी कमरे में आती हुई बुआ आंटी बोली। लेकिन बुआ आंटी, आप अब कैसे संभालेंगी? संजना उनकी तरफ मुड़ते हुए बोली। तुम चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। बुआ आंटी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। संजना की आंखें भरने लगी। अरे रोना मत, नहीं तो मेकअप खराब हो जाएगा, वर्षा बोली। उसकी बात सुनकर संजना हल्का सा मुस्कुरा दी। कुछ देर के बाद सब लोग गाड़ियों में बैठकर शादी हॉल की तरफ रवाना हो गए। शादी के सारे रीति रिवाज वहीं होने वाले थे। मंडप सजा हुआ था। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। संजना मयूर ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली। फिर अग्नि के सामने 7 फेरे लिए गए। पंडित जी ने दोनों से वचन दिलवाए। मयूर ने संजना की मांग में सिंदूर भरा और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया। उसी के साथ दोनों शादी की पवित्र बंधन में बंध गए। शादी की रस्में पूरे होने के बाद खाने का दौर शुरू हुआ। अब विदाई का समय भी आ चुका था। संजना के लहंगे का एक हिस्सा वर्षा ने पकड़ रखा था और दूसरा हिस्सा लतिका ने। मयूर गाड़ी के पास खड़ा था। उनके पीछे बुआ आंटी और बाकी महिलाएं खड़ी थी। गाड़ी के पास पहुंचकर दोनों ने लहंगा छोड़ दिया। संजना अब बुआ आंटी से गले मिल रही थी। इसका ध्यान रखना, अब ये तुम्हारी पत्नी है।
लतिका ने मयूर से कहा। हाँ, वह बस इतना ही कह पाया। सबसे मिलकर संजना गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर के बाद वे लोग सिंह निवास पहुंच गए। संजना का दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। उसकी हथेलियां बार बार पसीने से भीग रही थी। वसुंधरा देवी ने उसे प्यार से नीचे उतारा। घर में उसका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। दरवाजे पर आरती उतारी गई। फिर चावल से भरे कलश को पैर से गिराकर उसे घर के अंदर लाया गया। कुछ और रस्में पूरी होने के बाद उसे मयूर के कमरे में भेज दिया गया। कमरा बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। पलंग के चारों तरफ फूलों की लड़ियां लगी थी। जमीन पर फूलों से दिल बनाया गया था। पलंग पर भी गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। ड्रेसिंग टेबल भी सुंदर ढंग से सजाई गई थी। वसुंधरा देवी ने उसे पलंग पर बिठाया और खुद भी उसके पास बैठ गई। घबराना मत बेटा, अब ये तुम्हारा घर है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक बता देना। जी आंटी जी। देखो बेटा, मैं मानती हूँ तुम और मयूर एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते, लेकिन उसे समझने की कोशिश करना। अगर उसकी कोई बात अच्छी ना लगी, वह गुस्सा करे तो सीधे मेरे पास आना, मैं उसके कान खींचूंगी। उसकी बात सुनकर संजना हल्का सा मुस्कुरा दी। आप चिंता मत कीजिए आंटी। अभी कुछ खाओगी? नहीं आंटी, भूख नहीं है। ठीक है, तुम बैठो, मैं दूध लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह बाहर चली गई। कुछ देर के बाद वह दूध लेकर वापस आई। अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए तो पी लेना। जी आंटी। हमारे घर में ज्यादा लोग नहीं हैं। मैं, मयूर और हर्षराज रहते हैं, और अब भगवान की कृपा से तुम भी आ गई हो। पहले मयूर हर्षराज के बाहर जाने के बाद मैं बहुत अकेली महसूस करती थी, लेकिन अब तुम आ गई हो तो अच्छा लगेगा। वह मुस्कुराकर बोली। उनकी बात सुनकर संजना भी मुस्कुरा दी। आंटी, वह लतिका कौन थी? संजना ने पूछा। लतिका हमारे परिवार के ही दोस्त की बेटी है, देवराज जी की बेटी। अच्छा, बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हारी खरीदारी में उसने बहुत मदद की थी। संजना ने सिर हिलाया। चलो अब तुम आराम करो, मैं बाकी काम देख लेती हूँ। जी आंटी। वसुंधरा देवी वहां से चली गई। संजना अब कमरे को ध्यान से देखने लगी। हर चीज बहुत सलीके से रखी गई थी। साफ लग रहा था कि मयूर बहुत अनुशासन में रहने वाला इंसान है। कमरा काफी बड़ा था। पलंग के दाईं तरफ एक सोफा सेट रखा था। बाईं तरफ बड़ी अलमारी थी, उसके साथ ड्रेसिंग टेबल। अलमारी के पीछे थोड़ा सा हटकर स्नान घर का दरवाजा था। पलंग के सामने की जगह खाली थी। वह समझ नहीं पाई कि वह जगह खाली क्यों छोड़ी गई थी। कुछ देर के बाद मयूर कमरे में आया। उसने एक नज़र संजना को देखा, फिर अपनी क्रीम रंग की शेरवानी उतारकर सोफे पर रख दी। कपड़े बदलने के लिए स्नान घर में चला गया। संजना को उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। साफ था कि वो खुश नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद संजना भी पलंग से उतरी और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने गहने उतारने लगी। थोड़ी देर के बाद मयूर कपड़े बदलकर बाहर आया। संजना अब अपना दुपट्टा उतार रही थी। उसे देख देखकर वह एक पल के लिए रुकी, फिर वापस अपना काम करने लगी। असल में शेरवानी बहुत असहज लग रही थी। मयूर उसे देखते हुए बोला। कोई बात नहीं, संजना धीमी आवाज में बोली। वह दुपट्टे की लगभग सारी पिन निकाल चुकी थी, लेकिन एक पिन उसके बालों में उलझ गई थी। वह उसे निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पिन निकल ही नहीं रही थी। मयूर बरस रखते हुए उसके पास आया और पिन निकालने लगा। संजना हैरान रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि मयूर के मन में क्या चल रहा है। उफ, तुम लड़कियां इतनी सारी पिन लगा लेती हो क्यों? वह हल्का सा परेशान होकर बोला। पिन निकल ही नहीं रही थी। संजना हल्का सा हंस पड़ी। पिन को दूसरी तरफ से निकालिए। मयूर ने सिर हिलाया और फिर कोशिश करने लगा। इस बार पिन आसानी से निकल आई। पिन उसे पकड़ाकर मयूर पलंग पर बैठ गया। संजना पिन टेबल पर रखकर उसकी तरफ पलटी। माँ कह रही थी कि तुम्हारा रात का सूट अलमारी में रखा है। मयूर बोला। जी, वह धीरे से बोली और अलमारी की तरफ बढ़ गई। संजना, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? मयूर की बात सुनकर उसके कपड़े निकालते हुए हाथ रुक गए। वे कपड़े निकालकर अलमारी बंद करते हुए उसकी तरफ पलटी। मैं तो संतुष्ट हूँ और खुशी, वह तो अब आप पर निर्भर है। पत्नी की खुशी पति की जिम्मेदारी होती है। उसकी बात सुनकर मयूर हल्का सा मुस्कुराया। मुझे लंबी लंबी बातें करना पसंद नहीं। मैं बस इतना कहूँगा, मैं तुम्हें समझने और तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर कहीं कोई गलती हो गई तो उसके लिए पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ। उसकी बात सुनकर संजना मुस्कुरा दी। मैं भी आपको समझने की कोशिश करूँगी, लेकिन अगर मैं कुछ समझ न पाऊँ तो नाराज़ होने के बजाय मुझे सीधे आकर बता दीजिएगा। बात क्या है? मयूर ने सिर हिलाया। अब तुम भी कपड़े बदल लो, इतना भारी लहंगा पहनकर तुम जरूर थक गई होगी। संजना सिर हिलाकर स्नान घर की तरफ चली गई। शादी के बाद का स्वागत समारोह भी अच्छे से पूरा हो गया था। अब सब लोग लाउंज में बैठे थे। देवराज जी बता रहे थे कि लतिका लंदन चली गई है।
अपने माँ के घर। उनकी बात सुनते ही मयूर के मोबाइल चलाते हुए हाथ रुक गए थे। इतनी अचानक? सब ठीक तो है ना? हर्षराज बोले। संजना और मयूर एक ही सोफे पर बैठे थे, जबकि वसुंधरा देवी हर्षराज दूसरे सोफे पर बैठे थे। संजना चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। हाँ, उसके चच्चा काफी समय से उसे बुला रहे थे, इसलिए वो उनसे मिलने चली गई। देवराज जी बोले। मयूर ने हल्का सा सिर झटका और फोन एक तरफ रख दिया। मयूर, मैं सोच रहा था कि तुम दोनों कहीं घूमने चले जाओ। हर्षराज बोले। जी पापा, मैं भी यही सोच रहा था। मयूर बोला। तो फिर कहाँ जाने का इरादा है, ये संजना तय करेगी। वे संजना की तरफ देखकर बोला। संजना एकदम घबरा गई। मैं? हाँ, तुम, वो मुस्कुराकर बोला। कहीं भी चले जाएंगे? वह हल्की घबराहट में बोली। पापा, ये कहीं भी नाम की जगह कहाँ है? मयूर मजाकिया अंदाज में बोला। बेटा, अपनी पत्नी से ही पूछो, मैंने भी पहली बार ये जगह सुनी है। हर्षराज हंसते हुए बोले। उनकी बात सुनकर संजना शर्मा गई। बस बस, मेरी बहू को परेशान मत करो, वसुंधरा देवी उसकी तारीफ करते हुए बोली। सब लोग हंस पड़े। जिंदगी अच्छे से गुजरने लगी थी। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। मयूर संजना का पूरा ध्यान रखता था। संजना का रिजल्ट भी आ चुका था और वे अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। अभी संजना वसुंधरा देवी के साथ बैठी हुई थी। आगे दाखिला कब तक लेना है? वसुंधरा देवी ने पूछा। मयूर, इन दिनों व्यस्त हैं, जब वो खाली होंगे तब आवेदन करूंगी, लेकिन मैं सोच रही थी कि छात्रवृत्ति के लिए भी आवेदन करूं। संजना बोली। छात्रवृत्ति अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें सीधे दाखिला ले लेना चाहिए। वो क्यों? संजना ने मासूमियत से पूछा। क्योंकि छात्रवृत्ति उन लोगों के लिए होती है जो फीस नहीं भर सकते। अगर तुम्हें छात्रवृत्ति मिल गई तो शायद किसी ऐसे बच्चे को ना मिले जिसे सच में उसकी जरूरत हो। भगवान की कृपा से हम आसानी से फीस भर सकते हैं, इसलिए छात्रवृत्ति का विचार छोड़ दो। जी आंटी, संजना ने समझाते हुए सिर हिलाया। बिंदिया का फोन आया था, वो कह रही थी कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए वहां भेज दें। वसुंधरा देवी बोली। ठीक है, फिर मैं कल बुआ आंटी के घर चली जाऊंगी और 2 दिन रुक कर भी आऊंगी। ठीक है, लेकिन 2 दिन से ज्यादा मत रुकना, नहीं तो मेरा मन उदास हो जाएगा। वसुंधरा देवी मुस्कुराकर बोली। उनकी बात सुनकर संजना भी मुस्कुरा दी। जी आंटी। अगली सुबह मयूर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी संजना उसके पास आई। मयूर ने अपनी टाई उसकी तरफ बढ़ा दी। संजना मुस्कुराते हुए टाई पकड़कर बांधने लगी। मुझे आपसे कुछ पूछना था। वह उसे देखते हुए बोली। पूछो। क्या मैं आज बुआ आंटी के घर चली जाऊं? हाँ, चली जाओ, 2 दिन रुकना भी है। वह बोली। वह क्यों? मयूर माथे पर हल्की सी सिकन डालते हुए पूछा। क्योंकि बुआ आंटी कह रही थी, उन्होंने आंटी से कहा है कि मुझे 2 दिन रहने दे। वह टाई ठीक करते हुए बोली। 2 दिन बहुत ज्यादा है। वह मुंह बनाकर बोला। कुछ ज्यादा नहीं है तो फिर मेरी टाई कौन बांधेगा? उसने बच्चों जैसी शिकायत की। हद है। संजना आंखें घुमाते हुए हंस पड़ी। चलो, अब तुम तैयार हो जाओ, ऑफिस जाते समय तुम्हें छोड़ दूंगा और ठीक 2 दिन के बाद खुद लेने आ जाऊंगा। ठीक है, वो मुस्कुराकर बोली। संजना को छोड़ने के बाद मयूर सीधे ऑफिस चला गया। दोपहर 12 बज रहे थे। मीटिंग थी और उसके बाद उसे बिजनेस लंच पर जाना था। मीटिंग खत्म होने के बाद वह अपने बिजनेस पार्टनर के साथ एक बड़े होटल में बैठा था। दोनों खाना खाते हुए काम की बातें कर रहे थे। तभी मयूर की नज़र दूर एक टेबल पर पड़ी, जहां एक लड़का और लड़की साथ बैठे खाना खा रहे थे। वह अचानक चौंक गया। वह लड़की लतिका थी। दोनों के बीच काम की बात पूरी हो चुकी थी। मिस्टर धनराज, आपसे काम का समझौता करके बहुत अच्छा लगा। मयूर उससे हाथ मिलाते हुए बोला। मुझे भी उम्मीद है ये प्रोजेक्ट सफल होगा। धनराज बोला। क्या अब आप वापस ऑफिस जाओगे? नहीं मिस्टर धनराज, अभी मुझे एक जरूरी काम है। ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। धनराज ये कहकर वहां से चला गया। उसके जाते ही मयूर लतिका की टेबल की तरफ बढ़ा। लतिका, उसने आवाज दी। लतिका के हाथ रुक गए। वह उसकी आवाज तुरंत पहचान गई थी। उसने सिर उठाकर देखा। मयूर उसके सामने खड़ा था। उसके साथ बैठा लड़का पहले मयूर की तरफ पीठ किए बैठा था, लेकिन अब उसने भी मुड़कर उसे देखा। वह लतिका के पड़ोस में रहने वाला लड़का था। तुम लंदन से वापस कब आई और मुझसे मिली क्यों नहीं? मयूर ने पूछा। मुझे आए कुछ दिन हुए हैं और तुम तो ऑफिस और अपनी पत्नी में व्यस्त रहते हो ना, इसलिए बताने का मन ही नहीं किया। लतिका बोली। ये गौरिक है, मेरा पड़ोसी, और गौरिक ये मयूर है, हमारे परिवार के दोस्त का लड़का। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन फिर भी लतिका ने ठीक से परिचय करवाया। हाय, गौरिक ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। हाय, मयूर ने भी हाथ मिलाया। आओ हमारे साथ बैठो। लतिका बोली। नहीं, मैं बिजनेस पार्टनर के साथ खाना खा चुका हूँ। मयूर बोला। अच्छा, लतिका धीमे से बोली और चुप हो गई।
खाली होकर फोन करना। मयूर इतना कहकर वहां से चला गया। लतिका दोबारा अपनी जगह पर बैठ गई। उधर मयूर गाड़ी में बैठकर सीट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर चुका था। उसका अधूरा प्यार उसे बहुत ही बुरी तरह याद आ रहा था। कुछ पल के बाद उसने आंखें खोली, फोन निकाला और संदेश टाइप करने लगा। मैं पार्किंग में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वह संदेश लतिका को भेज चुका था। कुछ देर के बाद लतिका वहां पहुंच गई। क्यों बुलाया है मुझे? उसकी आवाज में दूरी साफ महसूस हो रही थी। मयूर गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। कैसी हो? उसके स्वर में दर्द था। बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ ये पूछने के लिए बुलाया है? वह बोली। नाराज हो? उसने उसका हाथ पकड़ते हुए अपनापन भरे स्वर में पूछा। मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। आओ गाड़ी में बैठो। मयूर अब तुम्हारी पत्नी है संजना, इसलिए तुम्हें अब मेरे रास्ते में नहीं आने चाहिए। ये बात कहते समय लतिका पर क्या बीत रही थी, ये सिर्फ वही जानती थी। वह उसका बचपन का प्यार था। इतनी जल्दी उसे भुला पाना आसान नहीं था। लतिका, तुम भी जानती हो कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी शादी को 3 महीने हो चुके हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि संजना को अपने दिल में जगह दूं, लेकिन नहीं कर पाया। तुम इस दिल से निकलती ही नहीं हो, फिर कोई और इसमें कैसे आए? मयूर की आवाज में दर्द था। लतिका के आंखें भर आई। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपना ध्यान संजना पर लगाऊं, उसका ख्याल रखूं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब कुछ नहीं हो सकता मयूर, लतिका ने धीरे से कहा और अपने हाथ उसके हाथों से छुड़ा लिए। शादी वाले दिन माँ ने मुझसे कहा था कि मुझे संजना का ध्यान रखना है, क्योंकि ये उनकी इज्जत का सवाल है। उन्होंने जो कहा मैंने वही किया। मैंने संजना को दिल से अपनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरा दिल अभी भी तुम्हारे लिए धड़कता है। मयूर बोला। मयूर, अब इन बातों में कोई फायदा नहीं है। ये कहते ही लतिका की आंखों से आंसू बह निकले। बहुत से लोग दूसरी शादी कर लेते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं भी। मयूर की बात पूरी होने से पहले ही लतिका बोल पड़ी। मैं एक औरत होकर दूसरी औरत का घर बर्बाद नहीं कर सकती, उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मयूर चुप हो गया। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, उसने बात बदलते हुए कहा। लतिका कुछ पल उसे देखती रही, फिर चुपचाप सिर हिला दिया। पूरे रास्ते गाड़ी में खामोशी छाई रही। लतिका बाहर सड़क को देखती रही। मयूर ने अपना पूरा ध्यान ड्राइविंग पर लगाए रखा। गाड़ी रुकने पर लतिका उतरने लगी। तभी मयूर बोला, क्या हम दोस्त बनकर रह सकते हैं? क्या ये जरूरी है? लतिका ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मैं अपना प्यार खो चुका हूँ, दोस्ती नहीं खोना चाहता। मयूर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है। लतिका ये कहकर गाड़ी से उतर गई। उसके गेट के अंदर जाते ही मयूर ने गाड़ी मोड़ ली। अब वो वापस ऑफिस जाने वाला था। उधर 2 दिन बुआ आंटी के घर बिताने के बाद संजना वापस आ गई थी। मयूर में सोच रही थी कल इंस्टीट्यूट जाकर टीचर ट्रेनिंग का फॉर्म भर दूं। वह पलंग पर बैठते हुए बोली। मयूर सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसके सामने टेबल पर एक फाइल रखी थी। 1 मिनट, उसने लैपटॉप बंद करते हुए फाइल से कुछ कागज निकाले और उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये क्या है? संजना उठाकर उसके पास आई और कागज देखने लगी। वह टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का दाखिला फार्म था। माँ ने सुबह ही कहा था कि तुम्हारे लिए फार्म ले आऊं। मयूर उसकी तरफ देखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर संजना मुस्कुरा दी। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर, तुम अभी फार्म भर दो और सारे जरूरी कागज तैयार कर लो। कल जाकर तुम्हारा दाखिला करवा देंगे, ठीक है? वह खुशी से बोली और टेबल से मयूर की पेन उठाकर वहीं सोफे पर बैठकर फार्म भरने लगी। कुछ दिनों के बाद संजना का इंस्टीट्यूट में दाखिला हो गया और 1 हफ्ते के बाद उसकी कक्षाएं भी शुरू हो गई। समय तेजी से गुजरने लगा। संजना दोपहर 3 बजे तक इंस्टीट्यूट में रहती, फिर घर आकर अपने काम में लग जाती। इस सब के बीच मयूर को काफी समय मिलने लगा था। वह रोज लतिका के साथ दोपहर का खाना खाने लगा और रात को भी देर से घर लौटता। जब वसुंधरा देवी पूछती तो वह यही सब कहता कि ऑफिस का काम ज्यादा है। लतिका का भी घर आना जाना शुरू हो गया था। वसुंधरा देवी अब संजना को उसकी पढ़ाई की वजह से अब ज्यादा परेशान नहीं करती थी, इसलिए वह अपना अधिक समय अब लतिका के साथ बिताने लगी थी। इसी तरह 3 महीने और बीत गए। अब संजना भी महसूस करने लगी थी कि मयूर बदल रहा है। मयूर, मुझे लग रहा है कि आप आजकल बहुत व्यस्त हो गए हैं, इतने कि हमें एक दूसरे से बात करने का समय भी नहीं मिलता। संजना पलंग पर बैठी थी और मयूर सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। लतिका के साथ ज्यादा समय बिताने की वजह से वह अक्सर घर पर भी काम करने लगा, बहाना बनाता, फिर रात को देर तक उससे बातें करता रहता। संजना की बात सुनकर मयूर ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। तुम्हें गलत लग रहा है संजना, वह इतना कहकर फिर से लैपटॉप की तरफ देखने लगा।
संजना चुप हो गई। अभी थोड़ी देर पहले बुआ आंटी से बात हुई थी। उसने धीरे से कहा, क्या कह रही थी? मयूर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वह कह रही थी कि मुझे अस्पताल जाकर जांच करवा लेनी चाहिए। क्यों, क्या हुआ उन्हें? वह तुरंत लैपटॉप बंद करके उसके पास आकर बैठ गया। ऑफिस में काम ज़्यादा है, इसलिए मुझे घर पर भी करना पड़ता है। शायद इसी वजह से मैं तुम्हें समय नहीं दे पा रहा। वह बहुत भरोसे के साथ झूठ बोल रहा था। बुआ आंटी कह रही थी कि हमारी शादी को 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। अब तक तो हमें खुशखबरी मिल जानी चाहिए थी। कैसी खुशखबरी? बच्चे की? संजना धीमे से बोली। मयूर ये नहीं कह पाया कि उसे अभी बच्चा नहीं चाहिए था। संजना, ये सब भगवान की मर्जी होती है। जब होना होगा तब हो जाएगा, वह बोला। लेकिन बुआ आंटी कह रही थी कि हमें जांच जरूरी करवानी चाहिए। शायद कोई परेशानी हो। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। फिर भी मयूर ठीक है, कल अस्पताल चलते हैं, वह हल्की मुस्कान के साथ बोला। अगले 2 दिन के बाद वह डॉक्टर के कमरे में बैठे थे। संजना के सारे टेस्ट हो चुके थे। डॉक्टर अब रिपोर्ट देख रही थी। संजना घबराहट में अपने हाथ मसल रही थी। जी मिस्टर मयूर, मैंने आपकी पत्नी की रिपोर्ट देख ली है, डॉक्टर ने दोनों को देखते हुए कहा। फिर थोड़ी देर रुककर बोली, मुझे दुख है मिसिज मयूर, लेकिन आप मां नहीं बन सकती। उनकी बात सुनते ही संजना जैसे पत्थर की बन गई। मयूर ने उसका हाथ पकड़कर उसे संभालने की कोशिश की। लेकिन आप परेशान मत होइए, आजकल इसका इलाज संभव है, डॉक्टर ने समझाते हुए कहा। संजना की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आपको समय पर दवा ले लेनी होगी, नियमित जांच भी करवानी होगी। जी डॉक्टर, मयूर बोला। दोनों उठकर बाहर निकल गए। जाते जाते मयूर ने एक बार पलटकर डॉक्टर को देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया, फिर हल्की मुस्कान के साथ बाहर चला गया। जब ये बात वसुंधरा देवी को पता चली तो वो भी हैरान रह गई। फिर संजना का हौसला बढ़ाने लगी। इसी तरह इलाज करवाते करवाते 1 साल बीत गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो सबकी उम्मीद भी टूटने लगी थी। संजना, पेपर की तैयारी कैसी चल रही है? मयूर उसके साथ पलंग पर बैठते हुए बोला। अच्छी है, वह सिर झुकाकर जमीन देखते हुए बोली। अच्छे से पेपर देना, और आज डॉक्टर ने जो कहा है उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। आज दोपहर वे दोनों फिर डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन इस बार भी जवाब उम्मीद के अनुसार नहीं था। जी संजना, बस इतना ही कह सकी। मयूर ने उसका हाथ थपथपाया और उठ गया। इसी तरह एक और साल गुजर गया। संजना की टीचर ट्रेनिंग भी पूरी हो गई थी। उसकी परीक्षाएं चल रही थी। कुछ किताबें लेने के लिए वो बाजार आई हुई थी। वापसी में उनकी गाड़ी सिग्नल पर रुकी। किताबें देखने के बाद वह बाहर देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक दूसरी गाड़ी पर पड़ी। उसमें मयूर बैठा था। उसके साथ एक लड़की थी जिसे वह हंस हंस कर बातें कर रहा था। संजना हैरानी से उसे देखने लगी। उसका पति उसे धोखा दे रहा था। उसकी आंखें अपने आप भर आई। तभी उस लड़की ने हंसते हुए गर्दन घुमाई। उसने भी संजना को देख लिया था। बाहर क्या देख रही हो? संजना उसे देखते हुए चौंक गई। मयूर? संजना, लतिका ने मयूर का हाथ हिलाते हुए कहा। मयूर ने भी आगे झुककर देखा। संजना ने तुरंत गाड़ी का शीशा ऊपर कर दिया। सीट से सिर टिकाकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लगता है उसे हमारे बारे में पता चल गया, लतिका बोली। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल उसे पता चलना ही था। मैं आज ही माँ से तुम्हारे बारे में बात करूंगा, मयूर बोला। अगर उन्हें कोई परेशानी हुई तो? लतिका ने डरते हुए पूछा। नहीं होगी, संजना माँ नहीं बन सकती। ये बात वे अच्छे से जानती हैं। अपने पोते पोतियों के लिए वह जरूर मान जाएगी, मयूर बोला। जब मयूर घर पहुंचा था उसने संजना और वसुंधरा देवी को लाउंज में बैठे पाया। मयूर, तुम लतिका के साथ क्यों थे? वसुंधरा देवी गुस्से में खड़ी होती हुई बोली। क्योंकि मैं लतिका से शादी करने वाला हूँ। उसकी बात सुनते ही संजना फिर से रोने लगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वसुंधरा देवी गुस्से से बोली। इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है माँ? आप भी जानती है कि संजना मां नहीं बन सकती, इसलिए दूसरी शादी करना मेरा हक है। मयूर, इसका इलाज चल रहा है, बहुत जल्द भगवान कृपा करेंगे तुम ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, तुम्हारी दूसरी शादी होगी। माँ, इसमें गलत क्या है? अगर मैं संतान के लिए दूसरी शादी करना चाहता हूँ तो इसमें क्या बुराई है? मयूर, संतान भगवान की देन होती है। जी माँ, मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ अगर पत्नी माँ नहीं बन सकती तो पति दूसरी शादी कर सकता है। और मैंने कब कहा कि मैं दूसरी शादी के बाद भी संजना को छोड़ दूंगा? अभी भी मैं उसका पूरा ध्यान रखता हूँ, आगे भी रखूंगा। संजना आंसू पोंछते हुए उठी और बोली। मयूर, मेरा 6 महीने का इलाज बाकी है। डॉक्टर के अनुसार ये इलाज पूरा होने के बाद मैं माँ बन सकती हूँ, इसलिए तुम भी जिद मत करो। वसुंधरा देवी बोली। ठीक है, लेकिन अगर तब कोई नतीजा नहीं निकला तो मैं दूसरी शादी करूंगा।
और वह भी लतिका से। इतना कहकर मयूर वहां से चला गया। उस दिन के बाद लतिका का घर आना जाना भी कम हो गया। संजना अपना बहुत ध्यान रखने लगी। वसुंधरा देवी ने भी कई घरेलू उपाय शुरू कर दिए थे। संजना को पूरा विश्वास था इलाज के बाद वो मां बन सकेगी। जिंदगी फिर पहले जैसी शांत और खुशहाल हो जाएगी। लेकिन इस बार उसका अंदाजा गलत था। एमफिल की आखिरी परीक्षाओं के बाद अब वह घर पर खाली खाली रहती थी। उसके इलाज को खत्म होने में 3 महीने बाकी थे, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया था। आंटी मैं सोच रही थी अब मैं खाली रहती हूँ, कहीं पढ़ाने का काम शुरू कर दूँ। वह लाउंज में बैठती वसुंधरा देवी से बात कर रही थी। ये भी अच्छा है, अगर तुम करना चाहती हो तो जरूर करो, मुझे कोई परेशानी नहीं। वसुंधरा देवी बोली। उनकी बात सुनकर संजना मुस्कुरा दी। आंटी आप बहुत अच्छी हैं, ये जानते हुए भी कि मैं माँ नहीं बन सकती, आप हमेशा मेरी ढाल बनकर खड़ी रहती हैं। आप दुनिया की सबसे अच्छी सास हैं। उसकी बात सुनकर वसुंधरा देवी हल्की सी हंसती। संजना दिल छोटा मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। जब भगवान को संतान देनी होगी तब जरूर देंगे। बस तुम प्रार्थना करती रहो। मैं हर रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आंटी भगवान जरूर मेरी सुनेंगे। मैंने भी एक विशेष पूजा शुरू कर दी है। मुझे विश्वास है भगवान जल्द ही तुम्हारी गोद भर देंगे। वह उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। भगवान करे ऐसा ही हो। संजना मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली। देखते ही देखते वे 3 महीने बीत गए। संजना का रिजल्ट भी आ चुका था। अब वह दोनों फिर से डॉक्टर के पास बैठे थे। संजना मन ही मन भगवान का नाम ले रही थी। रिपोर्ट्स आ चुकी थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते ही दोनों की तरफ देखा। रिपोर्ट्स पहले जैसे ही हैं। उनकी बात सुनते ही संजना की आंखें भर आई। लेकिन आप उम्मीद मत छोड़िए, इलाज जारी रखिए। भगवान ने चाहा तो जल्दी खुशखबरी मिलेगी। जी डॉक्टर, मयूर बोला और उठ गया। संजना भी उसके साथ उठ गई। माँ आप क्यों जिद कर रही हैं? मैंने पहले भी कहा था कि अगर इलाज खत्म होने के बाद भी संजना माँ नहीं बन सकी तो मैं दूसरी शादी करूंगा। मयूर मैं संजना के रहते किसी दूसरी लड़की को इस घर में नहीं लाऊंगी। वसुंधरा देवी गुस्से में बोली। अजीब बात है माँ, क्या आप अपने बेटे की संतान नहीं देखना चाहती? अपने बेटे की संतान के लिए मैं किसी दूसरी लड़की के साथ अन्याय नहीं कर सकती। माँ मुझे संतान चाहिए, 3 साल बहुत होते हैं। इन 3 सालों में मैंने पूरी कोशिश की कि संजना को खुश रख सकूं। आगे भी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं लतिका से शादी करूंगा। संजना ये सुनते ही झटके से उठी और अपने कमरे की तरफ भाग गई। आखिर वसुंधरा देवी कब तक उसे रोकती? आखिर वह दिन भी आ गया जब मयूर दूसरी शादी कर रहा था। आज घर में बैंड बाजा बारात थी और संजना सिंह निवास में अकेली बैठी थी। बुआ आंटी ने उसे अपने पास आने को कहा भी था, लेकिन वह जाने को तैयार नहीं हुई। उसका सामान दूसरे कमरे में रख दिया गया था। वह पूरा दिन रोती रही थी। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वह जमीन से उठकर खिड़की के पास गई। मयूर गाड़ी से उतरकर अब लतिका को बाहर आने में मदद कर रहा था। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। मयूर को मुस्कुराते देखकर संजना की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों के अंदर जाते ही वह खिड़की से पीछे हट गई। थोड़ी देर के बाद उसके कमरे का दरवाजा खुला और वसुंधरा देवी अंदर आई। संजना पलंग पर दोनों घुटनों में चेहरा छिपाए बैठी थी। वसुंधरा देवी उसके पास बैठ गई। संजना संजना। संजना ने सिर उठाकर उन्हें देखा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं मयूर की जिद के आगे हार गई। उनकी आंखों में गहरा पछतावा था। आंटी इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप माफी मत मांगिए। गलती मेरी किस्मत की है। मुझे ना माँ बाप का प्यार मिला, अब पति भी मुझसे दूर हो गया। उसकी आवाज अब टूट रही थी। ऐसा मत कहो बेटा, हिम्मत रखो, भगवान पर भरोसा रखो। वसुंधरा देवी उसे सीने से लगाते हुए बोली। संजना फिर से रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वसुंधरा देवी काफी देर तक उसे समझाती रही। अब उसके आंसू कुछ कम होने लगे थे। थोड़ी देर के बाद वह भी वहां से चली गई। संजना कुछ देर वैसे ही चुप बैठी रही, फिर अचानक उठी और बाहर की तरफ बढ़ गई। वह अब मयूर के कमरे में थी। उसका कमरा बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। लतिका उसे वहां देखकर हैरान रह गई। मेरे पति की दुल्हन बहुत सुंदर लग रही है, संजना उसे देखते हुए बोली। लतिका को उसकी हालत देखकर दुख हुआ। मेरी शादी पर भी ये कमरा ऐसे ही सजाया गया था। वह कमरे के चारों तरफ देखते हुए बोली। मेरे पति का ध्यान रखना। अब वह लतिका की तरफ देखते हुए बोली। तभी मयूर भी वहां आ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह गुस्से से बोला। अपने पति की दुल्हन से मिलने आई थी। वह उसे देखते हुए टूटी हुई आवाज में बोली। संजना अपने कमरे में जाओ, मयूर ने सख्त आवाज में कहा। अगर भगवान ने तुम्हें लतिका से भी संतान ना दी तो फिर क्या करोगे? बस संजना, मैं कह रहा हूँ यहाँ से चली जाओ। तब क्या तीसरी शादी करोगे? मैंने कहा बाहर जाओ।
वह जोर से चिल्लाया। उनकी शादी को 3 साल ज्यादा समय हो चुका था और आज पहली बार मयूर उस पर इतनी जोर से चिल्लाया था। तुम बहुत पछताओगे मयूर सिंह, मेरे साथ अन्याय करके। ये कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई। वो मयूर की आंखों में अपने लिए नफरत देख चुकी थी, इसलिए तुरंत अपना जरूरी सामान लेकर बुआ आंटी के घर चली गई। बुआ आंटी के घर रहते हुए उसे अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि उसकी एक कॉलेज में नौकरी लग गई। वह बहुत अच्छी छात्रा रह चुकी थी, उसके नंबर भी बहुत अच्छे थे, इसलिए उसे आसानी से नौकरी मिल गई। अब उसकी जिंदगी फिर से व्यस्त हो गई थी। घर से कॉलेज और कॉलेज से घर। मयूर से अलग हुए उसे 3 हफ्ते बीत चुके थे। अचानक उसकी तबीयत खराब हुई। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ज्यादा कमजोरी महसूस हुई तो वह अस्पताल चली गई। बहुत बहुत बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर की बात सुनकर वो हैरान रह गई। डॉक्टर, आप क्या सच कह रही हैं? उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। जी मिसिज मयूर, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अभी तक उसका तलाक नहीं हुआ था, इसलिए उसने पति के नाम पर मयूर का नाम ही लिखवाया था। लेकिन डॉक्टर, मुझे तो कहा गया था मैं माँ नहीं बन सकती। 3 साल तक इलाज भी करवाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अब कैसे? उसकी बात सुनकर डॉक्टर हैरान रह गई। ऐसी कोई बात नहीं मिसिज मयूर, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और माँ बनने वाली हैं, वह भी जुड़वा बच्चों की। क्या आप मेरा दोबारा चेकअप कर सकती हैं? ठीक है। डॉक्टर ने फिर से उसका चेकअप किया। मैं पहले भी यही कह रही थी और अब भी यही कह रही हूँ, आप बिल्कुल ठीक हैं और भगवान की कृपा से जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हैं। हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद। वे भावुक होकर बोली। इन दिनों बुआ आंटी की तबीयत खराब रहने लगी थी, इसलिए वह अभी तक उन्हें ये खुशखबरी नहीं दे पाई थी। फिर एक दिन उसका ये सहारा भी उससे छिन गया। बुआ आंटी के गुजर जाने के बाद कुछ समय के बाद उसने घर बदल लिया। पहले उसे कॉलेज जाने में 1.5 घंटा लगता था, लेकिन अब वो 20 मिनट में पैदल चलकर कॉलेज पहुंच जाती थी। अपने बच्चों की वजह से वह अपना बहुत ध्यान रखने लगी थी। उसने एक बार भी पलटकर मयूर से संपर्क नहीं किया। 8वें महीने में उसने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उस हालत में बाहर जाना मुश्किल हो गया था। फिर भगवान की कृपा से उसने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। एक का नाम उसने उदय रखा और दूसरे का नीर। कुछ समय तक उसकी जिंदगी शांत रही। अब उसे फिर से नौकरी ढूंढनी थी, क्योंकि उसकी सारी बचत खत्म होने वाली थी। जो पैसे बचे थे उसने संजना ने एक काम वाली रख ली थी। बच्चों के पास वह औरत रहा करती थी। संजना खुद नौकरी ढूंढने निकल जाती। आज उसका एक ऑफिस में इंटरव्यू था। वह अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। जब उसकी बारी आई तो वह अंदर गई। बॉस को देखकर वह हैरान रह गई। वह धनराज था, वर्षा का भाई। शादी के बाद उसका वर्षा से बहुत कम संपर्क रह गया था। आइए बैठिए, वह काम के तरीके से बोला। शायद उसने संजना को पहचाना ही नहीं था। संजना भी सहज होकर इंटरव्यू देने लगी। उसने अर्थशास्त्र में एमफिल किया हुआ था, इसलिए उसे नौकरी पर रख लिया गया। उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। अब जिंदगी फिर से शांत होने लगी थी। वह सुबह 9 बजे ऑफिस आती और शाम 4 बजे तक काम खत्म करके घर चली जाती। फिर अपना पूरा समय बच्चों के साथ बिताती। वे पढ़ी लिखी महिला थी, जानती थी कि बच्चों की परवरिश कैसी करनी है। वह पूरी मेहनत और प्यार से उन्हें अकेले पाल रही थी। अब दोनों 1 साल के हो चुके थे। उदय बहुत शरारती था, जबकि नीर शांत और समझदार स्वभाव का था। समय का काम है गुजरना और वह गुजर ही जाता है। इसी तरह 3 साल बीत गए। अब दोनों बच्चे 5 साल के हो चुके थे। संजना की सोनी जिंदगी की वही सबसे प्यारी खुशी थी। दिन में वो ऑफिस जाती, बीच बीच में फोन करके बच्चों का हाल चाल पूछती। रात का खाना वो अपने हाथों से बनाती और दोनों को खुद खिलाती। सोने से पहले वह रोज उन्हें कोई न कोई धार्मिक कहानी सुनाती। अब दोनों 5 साल के हो चुके थे। अब उन्हें स्कूल भेजने का समय आ गया था। माँ माँ, नीर माँ को पुकारते हुए रसोई में आया, जहाँ संजना अपनी कामवाली के साथ खड़ी नाश्ता बना रही थी। जी नीर, वह पलटकर उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोली। आज मुझे स्कूल जाना है। जी बिल्कुल, उदय भी जाएगा। जी वह भी आपके साथ जाएगा। माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। उदय रसोई में आते हुए मुंह बनाकर बोला। संजना ने दोनों को पहले ही 100 तक गिनती, हिंदी, वरमाला और एबीसीडी सिखा दी थी। नीर खुशी से पढ़ना चाहता था, लेकिन उदय पढ़ाई के मामले में बहुत शातिर था। आपको क्यों नहीं जाना? मुझे आपके पास ही रहना है। वह संजना के पास आकर उसकी टांगों से लिपटते हुए बोला। संजना मुस्कुराते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। तो आप मेरे पास ही रहोगे? सुबह मैं आपको खुद स्कूल छोड़ने जाऊंगी, छुट्टी के समय लेने भी आऊंगी, फिर हम साथ खेलेंगे भी। लेकिन स्कूल जाना बहुत बोरिंग है। उदय बोला। माँ, उदय मत जाए, लेकिन मुझे तो जाना है। आप मुझे छोड़ने जाओगी? और उदय से ज्यादा प्यार भी कीजिएगा।
माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। उदय तुरंत नाराज होकर बोला। दोनों की हमेशा यही बहस होती थी। माँ किससे ज्यादा प्यार करती है? माँ आप दोनों से बराबर प्यार करती है। संजना हंसते हुए बोली। चलो अब हम स्कूल के लिए तैयार होते हैं, तब तक आंटी नाश्ता बनाती है। ये कहकर संजना दोनों को लेकर बाहर चली गई। अब दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे थे। धीरे धीरे उदय का भी स्कूल में मन लग गया था। एक दिन वह तीनों बातें करते हुए घर वापस आ रहे थे। तभी संजना ध्यान न रहने की वजह से सड़क पार करने लगी। उसी समय वह एक गाड़ी से टकरा गई और नीर और उदय दोनों संजना को गिरते देख जोर जोर से रोने लगे। मयूर जल्दी से गाड़ी से उतरा, संजना की तरफ भागा। तब तक संजना भी संभल कर बैठ गई। मयूर उसके सामने झुक गया। आप ठीक हैं? मयूर की आवाज सुनते ही उसने सिर उठाकर उसे देखा। मयूर भी संजना को देखकर हैरान रह गया। मीर और उदय रोते हुए उससे लिपट गए। मयूर उन दोनों बच्चों को हैरानी से देख रहा था, जो संजना को माँ कह रहे थे। माँ आप ठीक है? मीर रोते हुए बोला। जी माँ बिल्कुल ठीक है, वह उसके आंसू पोंछते हुए बोली। उदय ने गुस्से से मयूर को देखा। आपने मेरी माँ को चोट पहुंचाई? वह गुस्से में बोला। उदय मैं ठीक हूँ, संजना बोली। लेकिन उदय गुस्से में आगे बढ़ा और पूरी ताकत से मयूर को धक्का दे दिया। अगली बार मेरी माँ को चोट पहुंचाई तो पुलिस में शिकायत कर दूंगा। ये कहकर वो वहां से संजना के पास भाग गया। संजना उठकर खड़ी हुई। संजना ये दोनों कौन है? मयूर उसके सामने खड़ा होते हुए बोला। मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे। वह हैरान रह गया। हाँ, इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगी। संजना मेरी बात सुनो। मयूर उसे रोकते हुए बोला। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। वह आगे बढ़ते हुए बोली। संजना मुझे माफ कर दो, मुझे अपने किए का एहसास है। कृपया मेरे पास वापस आ जाओ। वह उसके सामने आकर बोला। नीर और उदय उसे गुस्से से घूर रहे थे। मयूर सड़क पर तमाशा मत बनाए। वह आगे बढ़ने लगी। तभी मयूर बोल पड़ा। तुमने मुझे मेरे बच्चों के बारे में क्यों नहीं बताया? ये जरूरी नहीं था। आप वैसे भी अपने पसंदीदा पत्नी के साथ खुश हैं। भगवान की कृपा से आपकी संतान भी हो जाएगी। फिर आपको मेरी या मेरे बच्चों की क्या जरूरत है? संजना जैसे लतिका मेरी पत्नी है, वैसे ही तुम भी हो मेरी पत्नी। अगर आप मुझे तलाक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। संजना कृपया गुस्सा छोड़ दो और वापस आ जाओ। मयूर अब मैं समझ चुकी हूँ कि मैं कभी माँ बनने में असमर्थ थी ही नहीं। ये सब आपने किया था ताकि आप लतिका से शादी कर सको। अब आपको लतिका ही मुबारक हो। संजना अब आपको कभी नहीं मिलेगी। ये कहकर वो वहां से चली गई। मयूर वहीं खड़ा रह गया। उसने एक मासूम दिल को बहुत दर्द दिया था। शायद इसी वजह से लतिका से शादी के 5 साल के बाद भी वह संतान के सुख से दूर रहा। माँ ये अंकल कौन थे? मीर ने मासूमियत से पूछा। अभी आप छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब सब समझ जाओगे। संजना ने शांत आवाज में कहा। आत्मसम्मान इंसान के लिए सबसे जरूरी होता है। अगर किसी रिश्ते में आपका सम्मान खत्म होने लगे तो उस रिश्ते को छोड़ देना ही बेहतर होता है। और उसी तरह संजना ने भी खुद को और अपने बच्चे को चुना था। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाएं।